दोस्तों नमस्कार। रीट शिफ्ट टू 23 जुलाई जो आपका सीडीपी का एग्जाम हुआ था उसका जो है संभावित आंसर की लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट आंसर्स जो सटीक आंसर है वो प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए देखते हैं सीडीपी के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि विकास का कौन सा आयाम नोआम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा का विकास नोआम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको आया था कि स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता आधारभूत रूप से कैसी होती है। तो बेसिकली जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो जो आधारभूत है, समझ रहे हैं ना, बेसिकली जो है मेनली जो है वो जन्मजात ही होती है। बाकी चीजें भी होती है लेकिन मेन जो चीज होती है वो जन्मजात ही होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। देखिए सिगमंड फ्रायड, रेमंड कैटल और ऑलपोर्ट ये तीनों किसी न किसी रूप में पर्सनैलिटी पर सिद्धांत दिए हैं, लेकिन बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, व्यक्तित्व का नहीं दिया है। चौथा क्वेश्चन था आपको हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है। सेम क्वेश्चन आपको कराया गया है मेरे द्वारा। तो ये आपका टीएटी परीक्षण है जिसको कि कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था कि विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि वृद्धि से, बच्चे की वृद्धि से नहीं जुड़ा हुआ है। तो पोषण, स्वास्थ्य जो है आपका, ये दोनों तो आपका बच्चे की वृद्धि से जुड़ा हुआ ही है। डोमिसाइल, जो बच्चे कहाँ से हैं, जैसे कोई पहाड़ी पठारी इत्यादि एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये भी आपका जुड़ा हुआ है। निद्रा, नींद बच्चे की वृद्धि से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त ए वाचिक परीक्षण है। नॉन वर्बल टेस्ट जो आपका कहते हैं कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट है। तो ये जो है बेसिकली आपका ये स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, इस पर भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। इसको हम लोग संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण कहते हैं। बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है। अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक, अस्तित्ववादी, ये भी बाद में जोड़ा गया था। सामवेगिक जो है आपका इसके सिद्धांत में, गार्डनर के सिद्धांत में नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर आपको गार्डनर का जो है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत है। तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर कोई मिस्टेक्स है तो इंग्लिश वाला जो है उसको हम मेन मान के चलेंगे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, ऐसे भी गार्डनर लिखा हुआ है। तो अगला देखिए यहाँ पर रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंध, रचनात्मकता जो है चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित। तो क्रिएटिविटी आप सभी लोग जानते हैं ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको शिफ्ट 1 में भी पूछा था। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी कि रिप्लेस किया जा सकता है। तो मानसिक विमंदित मतलब यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन वर्ड होता है। तो ये बेसिकली जो है मेंटली आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो इसको टेक्निकल भाषा में बौद्धिक अयोग्यता हम बोलेंगे। बाकी भी आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन वही बात है जो बेस्ट टेक्निकल आंसर है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो सामान्य, स्थायी और अनूठा, आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व जो है क्या, इसका जो थ्योरेटिकल अवधारणा है ये जनरल भी होता है और जिसका अंदर आ जाता है तो वो उसके लिए स्थायी भी होता है और अनूठा भी होता है, वो अपने आप में यूनिक भी होता है। लेकिन पर्सनैलिटी जो है स्थिर नहीं रहता है, वो बदलते रहता है ना। मेरे अंदर कोई गुण आ गया तो वो रहेगा, लेकिन मेरे अंदर आज जो पर्सनैलिटी है वही पर्सनैलिटी एग्जैक्टली बाद में रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने की अक्षमता से संबंधित कौन सी यहाँ पर अक्षमता है पढ़ाई से संबंधित। आप सभी लोग जानते हैं डिसलेक्सिया, ये हर एग्जाम में घुमा फिरा के डिसलेक्सिया पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को, वंचित बालक मतलब मैंने कई बार आपको क्लास में समझाया है प्रैक्टिस सेशन में कि वंचित बालक मतलब सिंपल सा बात, जिसको चीजें नहीं मिली। तो विशिष्ट या पिछड़े या अपराधी बालक हम उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। जो प्रतिकूल परिस्थिति है, मतलब उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो वो वंचित है, बस इतनी बात है। आगे चल के वो अपराधी हो, विशिष्ट हो, पिछड़ा हो, अभी हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a behavioral symptom of maladjustment? तो कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण क्या है। कुसमायोजन कोई कब करता है,
तो देखिए आक्रामकता, चिंता और सुरक्षा और यहाँ पर जो है उदासीनता। तो सबसे बेस्ट आंसर जो है यहाँ पर आपका होगा आक्रामकता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपका लेवल है एग्रेशन का जहां पर कि बच्चा कुसमायोजन करता है। तो जो सबसे बेस्ट आंसर है उस पर हम दे रहे हैं, उसका व्यवहारात्मक लक्षण वही है। विशेष आवश्यकता वाले बालक के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अगर कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो कौन सी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि का विकास, भिन्न शिक्षण विधि, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्लिक्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर विशेष आवश्यकता के लिए हम बात करेंगे तो विशेष आवश्यकता के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखिए खेलकूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि का विकास ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, लेकिन अलग अलग शिक्षण विधियां जो है ये भी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, विशेष गतिविधि के लिए प्रशिक्षण, ये दोनों तो 100% होगा। इस दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन खेलकूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम की गतिविधियां जो है ये डायरेक्टली आपसे उससे नहीं जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। सी भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन बी विल बी द बेस्ट आंसर। अगला देखिए इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम को किस द्वारा समझाता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो पावलोव है वो कहीं ना कहीं एक चीजों का दूसरे चीजों से जो हमारा साहचर्य हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, उससे समझाता है, जिसमें कि आपको याद होगा कि घंटी से साहचर्य स्थापित कर लेता है कुत्ता। निम्नलिखित में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो ये जो है आपका प्रतिबिंबन, तर्क और कल्पना, ये जब आप अधिगम कर रहे होते हैं तब ये चीजें हो रही होती है, तब आप करते हैं। जब आप अधिगम कर लेते हैं उसके बाद आप परिपक्व हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया में मैच्योरिटी नहीं है। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? पहले भी मैंने कई बार बताया है, एक साथ पुरस्कार और दंड की जब भी बात होगी तो बीएफ स्किनर ने पुरस्कार और दंड दोनों की बात की है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, स्थायी रूप अंतर परिलक्षित करता है, अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। तीनों सही है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये सही नहीं है, क्योंकि अधिगम आप जैसे जैसे आप दुनिया में बड़े होते जाते हैं तो अलग अलग तौर तरीके पर आप सीखते जाते हैं। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन, जो अवधारणा मानचित्रण है, ये किसने दिया है? तो कंसेप्ट मैपिंग जो है ये जोसेफ डी नोवाक ने दिया है, अवधारणा चित्र। इसके बाद आता है आपका कि कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्य पर आधारित नहीं है? समझ रहे हैं, जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य उस पर आधारित नहीं है। देखिए शिक्षण का उद्देश्य बेंजामिन ब्लूम का 3 डोमेन है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, मैंने रिसेंटली पढ़ाया है। तो वर्णात्मक इसके अंदर नहीं आता है। उसके बाद देखिए आप नैसर्गिकता से विचार की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को क्या कहते हैं? देखिए ये बेसिकली जब भी आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए क्रिएटिविटी लगाते हैं, तो मैथमेटिक्स के पेडागोजी में भी आप पढ़ते हैं कि हम लोग इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग से जोड़ते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क विप्लव युक्ति जो है, उससे हम किसी समस्या के समाधान में क्रिएटिविटी लगाकर उस पर दिमाग लगाकर काम करते हैं। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष रूप से अगेन यहाँ पर पूछ रहा है, तो प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान डायरेक्ट मिलता है, प्रशंसा, आलोचना, आकांक्षा का स्तर, ये तीनों डायरेक्ट मिलता है। लेकिन अंतर वैयक्तिक समायोजन जो है, जो दो लोगों के बीच का जो समायोजन है, वो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये सब इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मेन जो था वह था कि सह शैक्षिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाए और उसके साथ भी सीखा जाए। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर, अच्छा उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था, क्षमा कीजिएगा ये ऑप्शन अभी जस्ट मेरे दिमाग में मैंने देखा, उससे भी ज्यादा जो ऑप्शन था, बेटर ऑप्शन था, वो था बिना बोझ के सीखना। क्यों? क्योंकि जब भी एनसीएफ की बात करते हैं तो पढ़ाई एक बोझ थी, और वह बोझ कहीं ना कहीं हमारे लिए ना बने, इसलिए एनसीएफ आया था। तो बाकी चीजें भी थी, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन, ये मेन इसका टारगेट था।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए 6 से 14 वर्ष के बालक को बिल्कुल विद्यालय प्रबंधन समिति राष्ट्रीय आयोग का गठन बिल्कुल, प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 नहीं बल्कि 45 घंटे का कार्य था, तो ये सत्य नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? तो कहीं ना कहीं कर्ट लेविन, बंकिंघम और स्टेफन ने भी आपको यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान में अपना मत दिया है, अपना पार्ट निभाया है। स्टेफन एम कोवे, यहाँ पर आप जो है ना, ये कोवे और कोरे में डिफरेंस मतलब बहुत लोग जानते भी होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टेफन एम कोवे, इन तीनों ने इसने योगदान नहीं दिया है, बाकी तीनों ने योगदान दिया है। विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज लीस्ट यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे कम नॉमिनल स्केल को मापा जाता है, को यूज किया जाता है। बेसिकली जो नॉमिनल स्केल होता है ना, उसको सबसे कम एजुकेशन साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत से संबंध नहीं रखते हैं? बाल विकास के सिद्धांत से तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्याजे, बंडुरा, प्याजे ने संज्ञानात्मक दिया, बंडुरा ने भी सामाजिक दिया, वाइगोत्स्की ने भी सामाजिक दिया। तो बाल विकास का जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सब है उससे जुड़ा हुआ अब्राहम मॉस्लो नहीं है। इन्होंने बेसिकली मोटिवेशन की बात की, मोटिवेशन से जुड़ी हुई थ्योरी दी। तो अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन ये अनुवांशिकता से जुड़ा है। अभिभावक बालक विश्लेषण ये भी जुड़ा है। समवयस्क समूह भी जुड़ा हुआ है कि कितना उनका सहसंबंध गुणांक होता है, जुड़ा हुआ है। दत्तक ग्रहण अध्ययन, जो कोई बच्चे को एडॉप्ट करते हैं ना, वो हेरिडिटी से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो दूसरे का बालक होता है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसको बेसिकली फिनोटाइप बोलते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद देखिए, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो देखिए, वातावरणीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ये सब हमारे सामने होता है। जो पहले से चीजें फिट रहती है वो है बायोलॉजिकल, जैविक, जो कि ऑलरेडी हुई रहती है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे संभावित उत्तर जो मैंने कोशिश की आपको बेस्ट रूप से देने की। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।